थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी समझने को कि कोर्स तो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा सारा कंसीव किया गया है कि इसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बुनियादी मेरे ख़्याल से जो मौजू मेरे सुपुर्द तैमूर ने किया, ये जदीदियत के वसीतर पैराहे में फ़न का किरदार, मुकाम। आज एक हम ज़रा गैर रस्मी किस्म के तरीक़े से एक गुफ्तगू के शक्ल में, तबादला ख़्याल के शक्ल में, लेट्स डू एन एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोर करते हैं अपने ख़यालात, आपके ख़यालात, और फिर देखते हैं बात से बात निकलती है तो कुछ ना कुछ कहीं शायद रोशनी मिल ही जाए। बहरहाल कोई भी तजस्सुस, कोई भी तलाश बग़ैर किसी मकसद के तो बिल्कुल ही बेसुध होती है। कोई भी चीज़ आप तलाश करने से पहले आपको पता होता है कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। कम अज़ कम अगर हम जिन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, और तैमूर ने कहा था कि पॉलिटिक्स के ज़ाविये पे भी कुछ बात हो जाए तो अच्छा है। तो किधर से शुरू करें? जैसे आपके 3 दरवाजे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स इन अ सेंस उससे शुरू करें। पॉलिटिक्स है ना? अगर आप मॉडर्निटी का भी थोड़ा सा बताइएगा कि आपको कुछ और तो बताएंगे मॉडर्निटी का जो भी। हाँ, खैर ये देखिए ना, कई जहाँ से भी दाखिल हों, उधर से आए इधर से आए पहुँचेंगे तो, क्योंकि ये सब चीज़ें मरबूत हैं, इनको अलहदा-अलहदा देखना ही मैं समझता हूँ कि पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। समझने के लिए और हकीकत को समझने के लिए उसके कसीरुल ज़ाविये से देखना चाहिए। पॉलिटिक्स जिसके बारे में सबसे कम जानता हूँ, मगर इतना समझ आया कि बुनियादी तौर पे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर तो मैंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी एक्टिविज़म में गुजारी है। जेल भी देखी, बहुत कुछ देखा, और एक बड़ी एजुकेशन रही मेरे लिए। बहरहाल ये समझ आया उस तमाम पॉलिटिक्स जिसमें मैं सरगर्म अमल रहा, कि बिलाखिर पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ और महवर और मरकज़ है पावर। द एक्विजिशन ऑफ पावर, द एक्सरसाइज ऑफ पावर, बुनियादी तौर पे ये पावर के बारे में। और ये जो मुख्तलिफ़ शक्लें हम देखते हैं तारीख़ में, अगर इंसान की पूरी तारीख़ में से भी देख लें तो जो मुख्तलिफ़ अदवार हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग। अच्छा, इस मैं बार बार दूसरी मौज़ूआत से भी और ज़ावियों से मिलाने मेरी आदत है कि पॉलिटिक्स को आप इकोनॉमी से जुदा नहीं कर सकते, और किसी भी ज़िंदगी के पहलू को बिलाखिर नज़रियात कह लें, फ़लसफ़ा कह लें, अक़ीदा कह लें, जो एक नज़रिया हकीकत का, कायनात के बारे में, इंसान के बारे में, ये सब चीज़ें बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं।
सो इब्तिदाई दौर में, जिसको मैं फितरी दौर कहता हूँ, नेचुरल, जो अक्सर किताबों में लोग प्रिमिटिव मैन और इस तरह की बात करते हैं, जिसमें कि द इकोनॉमी which man lived by was hunting and gathering. तो ये इस दौर में जो नज़रिया था इंसान का हकीकत के बारे में, वो ये कि जो हकीकत की असल रूह, वो उसको मज़ाहिर में अपने इर्द गिर्द हमा वक्त हमा गिर हर चीज़ में मौजूद नज़र आती थी। सो तमाम मज़ाहिर का, इंसान की ज़िंदगी का जो अल्टीमेट अथॉरिटी, सोर्स ऑफ पावर, वो द सुप्रीम स्पिरिचुअल रियलिटी। सो वो इंसान अपने आप को उसके 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 सामने, यानी उसके बीच में, वो सारी कायनात का मरकज़ के तौर पे, और सारी कायनात एक ही मरबूत हकीकत नज़र आती थी। सो इंसान की अपने अंदर वो असल जो सोर्स ऑफ पावर वो मौजूद नज़र आती थी। यानी अगर जैसे सूरज को देखते हुए उसे द सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्टेनेंस वगैरह, तो वो उसकी असल रूह, असल हकीकत तक वो हर चीज़ में नज़र आती। तो अपने अंदर उस सोर्स और असल पावर की जो ज़ाहिरी हकीकत, मैनिफेस्टेशन एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट सोर्स ऑफ पावर। सो यही जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, उस इट इज़ ऑल्सो सॉवरन, एब्सोल्यूट, इंडिपेंडेंट। तो ये तसव्वुर था इंसान के अपने बारे में भी, सॉवरन, टोटल मास्टर, so that was the authorization. पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि दो कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं। ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में इंसान अपने इर्द गिर्द ख़ानदान, कबीला, माशरा, उसको उसके रिश्ते भी मुतय्यन करता है, और अपनी ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी को भी ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का उस एक तरीक़ा बनता है। तो जो हंटिंग एंड गैदरिंग इकॉनमी में इंसान बज़ात ख़ुद था मुजस्समा उस पावर का, और जो एक्सरसाइज ऑफ पावर के लिए ज़रूरी है कि जो देखिए, पावर इटसेल्फ इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, उसकी कोई ज़ाहिर नहीं होता जब तक कि वो किसी तरह से मैनिफेस्ट ना हो। इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर जब तक लाइट नहीं ऑन होगी आपको उनका होना ना होना, इवन ग्रेविटी इटसेल्फ बाय इटसेल्फ इज़ नथिंग। वो जब किसी चीज़ में आके टकराती है या अट्रैक्ट होती है, तब
it has to be manifest in some form. तो वो इंसानी माशरे में ख़ानदान के अंदर the embodiment of the power, authority, sovereignty was the male head of the family. और ये एक शर्त बन जाती है, आगे भी आप देखेंगे कि इलावा being the embodiment of power, ये एक लेजिटिमाइजिंग आइडिया बन जाता है कि आपको किसने हक दिया कि हम पे राज करें, हुक्म जमाएं. what authority, what authorizes you? So for the head of the family, the legitimizing idea was that he embodied the attributes of the ultimate power, the source of all power. So as the provider, the sustainer, the protector, the just, the compassionate, ये सारी attributes सबसे ज़्यादा मर्द, because he went and did the hunting, because of his physical, biological strength. अगले दौर में जब एग्रेरियन रेवोल्यूशन, फ्यूडलिज्म, तो जिसके मसल वगैरह ज़्यादा थे या ज़्यादा अक्लमंद था, उसने अपना ज़ोर लगा के दूसरों के सरप्लस प्रोडक्शन पे काबू आके और पैसे दौलत इकट्ठी करनी. बेसिकली लैंड became the source of power, and the feudal lord, chief, king, his right to rule, the legitimizing idea was that he was an embodiment of the attributes of the divine. So ये जो आपने अक्सर सुना होगा, the divine right of kings, ये it's a misunderstood concept. ये नहीं कि वो सनद लेके आता है कि जी या मैं I am the son of the son or God or something. The divine, what gives him the right to rule is manifesting the attributes of the divine. जब तक वो qualities manifest करेगा तो हर कोई तस्लीम करेगा उसकी authority. और जहाँ वो slip करने लगता है, loses those attributes, तो फिर contenders शुरू हो जाते हैं, कहते हैं देखें जी ये क्या, ये तो unjust है या protect नहीं कर पा रहा है, कि he has no right to rule, I will rule instead. तो ये feudal state में भी, और उसके बाद industrial economy में, industrial economy में the source of power was no longer land. The source of power was industry. So the owner of industry had access to power, that was power. But then what gives him the right to rule over everybody else? So for the modern man, यानी कि industrial economy के अंदर, when the owners of industry actually became de facto the most powerful, लेकिन वो replace नहीं कर पा रहे थे feudal lord को, because they could not have a claim, any right to rule. So we are ruling in the name of the people, for the people. This is a state of the people,
This is a government by the people. The whole idea of the democratic state is a cover-up which provides the legitimizing idea for the rule of the bourgeoisie. Bourgeoisie मतलब? Meaning the capitalist class, the industrialist and mercantile capitalist, the banking class. ये actual wealth तो उनके पास आ गई सारा, but they could not have any claim to power. So the idea of the nation, कि भाई आप कौन होते हैं हम पे रूल चलाने का? मैं अपनी, ये हमारी कौम है. The nation is, I am your protector, I am your provider, I will be. So वो in the nation state and the democratic state or the democratic polity was a necessity of the industrial modern economy that threw up the main class, the power of the class that owned the means of producing wealth. For them, the legitimizing idea was the nation state. Now, उससे पहले कोई nation state के तस्वुर नहीं होता था. ये मुगलों की हुकूमत है, ये उस्मानियों की हुकूमत है. अब उसके अंदर हर तरह की कौमें शामिल होती थी. और आज ये है तो कल दूसरे हैं. तो these things kept shifting. There was no notion of a national territory because the nation was not the basis for the organization of society under the rule of a powerful ruler. So the idea of nationalism, the nation state, and the idea of the democratic state are the inventions necessary, required by the modern power based on industrial production. Industrial revolution से linked है. Absolutely. In modernizing first, modernization जो Renaissance से शुरू होता है, मगर जब ये confirm और strengthen होता है 19th century में, based on industry. Now the source of wealth shifted from agriculture to industry. हाँ, मेरे ख्याल से बीच में कोई भी इंटरप्ट करना चाहे, आप सवाल पूछना चाहें, please, there is no structure to what I am saying. जी. Sir, shouldn't we discuss the great civil war against the institution of slavery in 18th century? Because the industrial revolution and war against slavery was happening around the same time. Because it brought a complete paradigm shift, philosophically speaking and otherwise. जी, देखें, war against slavery itself is a manifestation of the modern idea of man in relation to the cosmos. Humanism, again, is a product of the modernism. Or humanism itself is part of this legitimizing idea कि भाई आपका बाप तो बादशाह नहीं था, आप किस बेसिस पे तख्त पे बैठना चाह रहे हैं, या आपको पोप ने तो नहीं सैंक्शन किया. नहीं, आई एम अ मैन लाइक यू, वी आर ऑल इक्वल, कोई फर्क नहीं है. So this idea of man at the center of the universe, the measure of all things, this is a Renaissance idea. So ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है with the mercantile and industrial, particularly mode of production was directly becoming industrialized. So
the industrial capitalist class, the powerful, needed this idea of man as a universal ideal. और उस concept में, and in a way the Civil War, the American Civil War was a war between the old feudal class and the emerging industrial North. So what is the legitimizing idea? Egalitarianism, fraternity, the brotherhood of man. You can't enslave man. So the war against slavery is very much part of that process of the new emerging bourgeois class claiming power. Basically, ये भी कह रहे हैं because it brought a complete paradigm shift, philosophically speaking and otherwise. He's saying exactly, अभी जो आपने कहा उस पे कह रहे हैं exactly, they replaced the concept that you cannot enslave, but use it as labor. हाँ वही था. जी जी. So ये पूरा जो modern philosophy, modern ways of thinking, which is essentially humanism is not a charitable institution. Humanism is a rebellion against the divinity. It replaces the divine with man as the center. So that becomes the basic governing idea, because it is the only legitimization for the new class. And within that फिर वो democracy भी humanism के गिर्द बनती है. So इस वक्त we are past, we're beyond the industrial revolution. I have a comment here. मेहर कह रही हैं. जी please मेहर, क्योंकि बड़े एक हाँ जी सर, आप जैसे कह रहे हैं कि ह्यूमनिज्म ने इंसान को सेंटर में डाल दिया, खुदा को हटाकर, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि खुदा के कानून के अंदर भी तो इंसान ही सेंटर है ना, एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, वो अल्लाह की सॉवरेनिटी को आप एक्सेप्ट करते हैं, बट जनरली खुदा का कानून तो यही है कि आप वो इंसानों के लिए ही तो है. तो एक तरह से ये तजाद है या इज दिस अ कॉमनैलिटी? जी बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान जब तख्त पे बैठता था तो हर प्रोक्लेमेशन से पहले कहता था बिस्मिल्लाह रब्बिल आलमीन. अब जब सदर ममलिकत बैठते हैं तो वो कहते हैं इन द नेम ऑफ द पीपल आई नाउ टेक द रेन्स ऑफ पावर. सो वो शिफ्ट है. Even the king was called Khalifa, यानी कि आप सारे मुगल किंग्स के वो देखें, खलीफा, ज़िल्ले इलाही तक, अल्लाह का साया, the king, he is ruling in the name of, that's the concept. ये नहीं कि हर बंदा उस पे पूरा है, मगर उस सोसाइटी में कॉन्सेप्ट, लेजिटिमाइजिंग कॉन्सेप्ट है ना. बिल्कुल. और ज़िल्ले इलाही perfectly sums up the idea of the king as the representative, the khalifa of the divine. उसके तहत उसके कुछ ना वो उसके कुछ वो हो जाते हैं फराइज या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत उसको फिर मापा जा सकता है, उससे बात भी की जा सकती है. वरना तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा ना. यानी कि जैसे फ्यूडल सिस्टम में भी जो चौधरी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, और यानी कि उसके पॉजिटिव एंगल से देखें तो बड़ा बैलेंस सिस्टम है, तो दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है. अब जो जहाँ हमें गौर करना चाहिए कि जिस दौर में अब हम हैं, ये अब मॉडर्निज्म से आगे गुजर चुका है. सो इस दौर में द सोर्स ऑफ पावर, what produces wealth, and wealth is the power. Power is embodied in, manifested in the wealth. लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं है.
Now, the reification of power, the embodiment of power, the concrete manifestation of this abstract thing called power is no longer land or industry, it is money. Today, the reification of power is global corporate capital. So, global corporate capital doesn't need national boundaries. And all this humanism nonsense is a bit uncomfortable फिर रास्ते में आता है. अभी तक हम नाम तो लेते हैं मुल्क रियासत का, but actually the nation state has for quite some time ceased to exist. इस वक्त जो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द नेशन स्टेट, वो कहते थे कि हम सॉवरन हैं. Then take your own country. Pakistan is not a sovereign, absolute authority, independent. यहाँ तो इलेक्शंस अभी हुए, गवर्नमेंट हुई, अभी भी अखबारों में आए, वो कहते हैं जी हम आपको बाहर से और पैसा लेके आएंगे. कौन ज़्यादा पैसा लेके आ सकता है becomes a legitimizing idea for who has access to money, because that is power. Irrespective of government, जो भी government हो, वो आपको multinational governments are the investment लेके आए. हाँ, so the government is merely the agent through which कोई कहता है कि जी मैं चाइनीज़ एड ले आऊँगा, कोई कहता है मैं अमेरिकन एड ले आऊँगा, कोई कहता है मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले आऊँगा, कोई कहता है मेरे बड़े सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात हैं. सारा जो है ना क्लेम टू रूल इन द नेम ऑफ people. अब वो पीपल की नहीं बात करते. सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ टुडे. I think the World Trade Order is a manifestation of it. Absolutely. It overrides national boundaries. कि अब आपको इस ऑर्डर के तहत ये बाउंड्रीज ऑफ फ्लूइड हो गई हैं. आपको इंटरनेशनल को मानने पड़ते हैं. सो एवरीथिंग, आपके बजट्स, आज रोज़ अखबार में आया होता है जी फलानी जगह के इन्वेस्टर से बात हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ से कैपिटल आ रहा है, सारा पैसा है. इससे रिलेटेड हमने ट्विटर अकाउंट फॉलो किया शाह महमूद कुरैशी का. एवरी अदर डे ही इज मीटिंग कॉर्पोरेट डेलीगेशन फ्रॉम कोका कोला, फ्रॉम टेलेनॉर, गोरे चाइनीज. असल ओनर तो यहाँ है ही नहीं. तो ये हमारा ही पानी जो ज़मीन से निकालते हैं नेस्ले वाले, तो पैसे तो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं यहाँ भी. इससे सच ए बिग रैकेट. यानी हमें अपने बेसिक चीज़ों पे भी कोई भी राइट नहीं रहा. पानी जैसी चीज़ पे भी हमारा राइट ख़त्म हो गया. स्विट्जरलैंड में बैठा है. So, I think very briefly, politics की तो ये हकीकत है. और लेकिन इसके अंदर अब ये ग्लोबल कैपिटल फैसला करती हैं आपका कल्चर क्या होगा. ये ग्लोबल कैपिटल आप टीवी पे देखें, कौन सा ड्रामा देखेंगे आप, उस ड्रामा में थीम क्या होगी. ये ग्लोबल कैपिटल डिसाइड करता है कि आप कौन से खेल खेलेंगे. ये कोका कोला डिसाइड करता है कि आप क्रिकेट खेलेंगे. कोक स्टूडियो डिसाइड करता है कौन सा म्यूजिक सुनेंगे. सो यू हैव नो आइडिया कि
कितना ये हावी हो चुका है, और इसके लिए कोई स्टेट बाउंड्री कोई मायने ही नहीं रखते। ये तो सब चीज़ें आपके सामने। सो इवन आर्ट is determined by global capital. आजकल art has become a stock option. यानी एक्चुअली मैंने देखा है ये फाइनेंशियल जर्नल्स के अंदर एक सेक्शन होता है, हाँ, और उसमें वो आपको हिदायत और एडवाइस देते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। सादिकैन का वैल्यू इज़ गोइंग डाउन, और इंडिया के अंदर पाकिस्तानी मॉडर्न्स आर गोइंग अप, और हुसैन की शेयर्स मतलब यू लिटरली इट्स स्टॉक ऑप्शन। ये कैसे हुआ? ये जो डेवलपमेंट हुए फ्रॉम इंडस्ट्रियल कैपिटल to the present consumerist economy, इसके अंदर जो concentration of wealth इतनी एक्सट्रीम शक्ल तक पहुंच गई। ये तो आप कई दिनों से सुन रहे हैं ना कि मिस्टर 1% कंट्रोल्स, ये अमेरिकन कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक जब वहाँ इतनी दौलत इन द लास्ट 20 years और सो कमाई गई, तो कांग्रेस में सवाल हुआ कि जी वो सारी दौलत किधर गई, अमेरिकन कौम को क्या फ़ायदा हुआ? तो रिपोर्ट, कांग्रेशनल रिपोर्ट, उन्होंने एनालाइज किया और कहा कि जी लोअर इनकम हाउस होल्ड्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उनको फ़ायदा हुआ। 20 साल पिछले ये 10-15 साल, जब फाइनेंशियल क्रैश भी उसी वक्त आया था, और वही डेकेड था जिसमें अमेरिका अर्नड मोर देन एवर बिफोर, एंड द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स was no longer industrial production. It was financial services. वो capital is now the means of making more capital. So ये फिर वो सारी दौलत कहाँ गई? Even high income households में भी थोड़ा सा फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा, बहुत, मगर ड्रामेटिकली नहीं। तो किधर गई वो दौलत? मालूम हुआ कि 1% of the richest in the American economy controlled and owned about 25% or so of the American wealth जो प्रोड्यूस हुई थी। इसको देख के फिर ब्रिटेन वॉज कंसर्न कि फिर हमने भी तो इस पीरियड में बड़ा कुछ कमाया, तो वो कहाँ गया? सो दे सेट अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट वगैरह, उन्होंने रिव्यू किया। नतीजा ये हुआ कि द richest 1% of Britain owns 40% of British wealth. You think that is a lot? फिर इकोनॉमिस्ट की आंखें खुली कि ये क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। Along comes Piketty, the French economist, उसने दुनिया का जब सर्वे किया तो मालूम हुआ the top 1% owns more than half the world's wealth. And if you think that is amazing, ये डेवोस में जो होता है फोरम, इन्होंने ऑक्सफैम को कमीशन किया। ये इस साल की बात है। पिछले साल में जो दुनिया ने दौलत पैदा करी वो कहाँ गई? ऑक्सफैम की रिपोर्ट फॉर डेवोस came up with the top 20% owns 98% of the world's wealth, or 2% owns 98% of the world's wealth. तो 1% का इंक्रीज हो गया, बेहतर हो गया थोड़ा सा। So ये आप अंदाज़ा लगाएं कि concentration of wealth कैसे, किस हद से, beyond all imaginable
ये हो रहा है। इतनी ज़्यादा वेल्थ क्या करेगा कोई? सारी अपनी ज़रूरियात छोड़ें, सारी लग्जरीज पूरी कर लें, यॉट्स भी ले ली, ज़मीन हर चीज़ कर ली, अब क्या करें? पैसा आए चले जा रहे हैं। यू नीड समवेयर टू इन्वेस्ट। और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, they are becoming, the world is becoming indebted. It's जी debt levels वो अलग हो रहा है। unprecedented. They have to increase the debt ceiling every year in order to, not every year actually, every few months, in order to pay the government salaries वगैरह देने के लिए। तो हर साल जो है नहीं कि हम अपने कर्जे और कर सकते हैं। इसी तरह सारे पूरी दुनिया के अंदर हर तरफ जो debt is they're producing money out of thin air basically. And putting it in, it's not even thin air. It's a myth. खैर वो एक अलग बात है कि the whole global idea of monetized money itself is a myth. और उसके अंदर जो अमेरिकन इकोनॉमी ने कंट्रोल किया हुआ है, द डॉलर, वो एक अलग यानी हैरान कुन चीज़ है। बट द पॉइंट इज दिस, व्हाट यू डू व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ सरप्लस मनी, यू कैन गिव इट अवे टू चैरिटी। बिल गेट्स वगैरह तो कोशिश कर रहे हैं, वो फिर भी नहीं ख़त्म होती उनकी, बट नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू डू दैट। So what do you do with the surplus? You invest it. And what does that do? Produce more money. अब आपने ये जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, उसमें इन्वेस्ट करते गए, आपके रीजन की रिसोर्सेज काफ़ी नहीं थी, आपने दूसरा ग्लोबल imperialism, the capture of global markets and resources was an imperative. और कहाँ जाएंगे फिर? अब जब सारी दुनिया को आपने मार्केट्स और रिसोर्सेज कर लिए, अब फिर भी उससे और दौलत पैदा हो रही है, अब क्या करें? So consumerism, you create demands not based on needs but on desire. So, जब वो किया तो डिज़ायर की तो कोई हद ही नहीं है, फिर ये तो उससे भी ज़्यादा आपको पैसे आ गए, अब क्या करें? किस चीज़ में इन्वेस्ट करें? सो यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड आर्ट। और टेक अ सोलर फ्लाइट टू मून, और ये तो अय्याशियाँ हो गई ना, ठीक है। हाँ, इस तरह कितनी का। सो आर्ट हैज़ बिकम ए नेसेसरी ऑप्शन for huge capital investments. इसका अपना भी एक वाक़या है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। सारी दुनिया में गैलरी which is the leading gallery of कराची, उनके पास हम ये एग्जीबिशन ले गए, बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा आइडिया बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा काम है, सब है, मगर मैं आपको सीधा कि असल में ना ये हम जो आर्ट रखते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो इन्वेस्टर उसमें, तो जो बड़े बड़े नाम हैं, नक्श हैं, ये नाम उन्होंने गिराया है कि हमारे तो क्लाइंट्स हैं, हमें तो ये अच्छी और बुरी हमसे कोई नहीं है, हमें तो गैलरी चलानी है। सो एज ए रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि आर्टिस्ट का काम जो है ना, वो भी उस मार्केट के हिसाब से अपने मोल्ड हो रहा है और शेप हो रहा है। सो ये दूर की बात नहीं है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट are so deeply intertwined. तो हाँ, मेरे ख्याल पॉलिटिक्स को फ़िलहाल यहाँ तक अगर रखें, अब आप किधर जाना चाहेंगे? जी, तो आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन सर का कौन सा मॉडर्निज्म? जी, सर का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ख्याल है कि मॉडर्निज्म आर्ट के अगर, क्योंकि मॉडर्न आर्ट पे था ना, ये पॉलिटिक्स और मॉडर्न आर्ट पे आज की सिटिंग थी, तो इस तरह से मॉडर्न आर्ट के जो सफर रहा है, जी, प्री रेनेसांस, देन रेनेसांस, देन ऑल द मूवमेंट्स। इससे पहले कि हम आर्ट पे और कोई बात करें, मैं समझता हूँ ज़रूरी कि हम समझें कि आर्ट क्या है, क्यों है, वाई डू वी डू आर्ट? माशरे में इंसान को क्या ज़रूरत है आर्ट की? आई मीन, इज़ इट जस्ट अनदर रॉकेट ट्रिप टू द मून और समथिंग?
Why do we, man has always been producing art. Why? Or a source to put extra money in. ये तो अब हुआ ना, मैं खुद भी एज एन आर्टिस्ट आर्ट प्रैक्टिस करता रहा हूँ. So what is the need for art? What is the function of art? What is the role of art in human affairs? मुझे तो ये समझ आया, आपकी भी राय में लेना चाहूँगा कि आर्ट जो है वो हकीकत की अक्कासी करता है. आर्ट is a reflection or a representation of the real. So how do you say then that Mona Lisa is art and cutting up a ऊँट को काट के सूटकेस में बंद करके दुबई एग्जीबिशन में भेजना ये भी आर्ट है? ये दोनों इतनी मुख्तलिफ, ताजमहल भी आर्ट है और ये जो अजीब अजीब चीज़ें बना रहे हैं, टेढ़ी बिल्डिंग बना दी, वो भी आर्ट है. तो ये हाउ डू दे क्वालिफाइड? बात ये है कि आर्ट बेशक हकीकत की अक्कासी करता है, लेकिन इंसान के नज़दीक हकीकत क्या है ये तब्दील हो जाती है. सो जैसे मैंने कहा पहले, जो हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी में इंसान के लिए वो हकीकत हमा वक्त एक मौजूदा हकीकत थी, राइट? द स्पिरिट which is the real essence of anything is what was in that thing. So वो नज़र, वो एसेंस आती थी. So जब वो हकीकत आपके सामने है तो उसको रिप्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत? हाँ, इंसान भी अगर कोई चीज़ बनाता है तो अगर तस्वीर बनाता है तो जिस चीज़ की तस्वीर बनाता है, he has captured the spirit of that thing. So for natural man, वो जब भी अगर उसे ज़रूरत हो किसी चीज़ को यानी कि बिल्कुल रूबरू पेश होना. So before going on the hunt, if you make the drawings of the hunt, you have already captured its spirit. So art was actually bringing you into the presence of that reality. Well, you did not make art to sell or make money or to impress anybody else. तो इसलिए वो केव पेंटिंग्स भी जो हैं वो डीप इनसाइड, नॉट फॉर एनीबडी टू सी, बट द एक्ट ऑफ, देखें आप ट्रक पे काला कपड़ा एक दो लगे होते हैं, उसके पीछे क्या है? एक पे अल्लाह लिखा हुआ, एक में मोहम्मद लिखा हुआ. काला कपड़ा क्यों लगा देते हैं? बिकॉज दैट द राइटिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर एनीबडी टू सी, बल्कि ना ही नज़र पड़े तो बेहतर है. सो वो आर्ट नहीं है, दिस इज अ रिचुअल. ये रिचुअल ब्रिंग्स यू इनटू द प्रेजेंस ऑफ द रियल, बट आर्ट बिकम्स an intermediary through which you are able to understand and see the reality. So जो इसलिए यानी कि अभी आप बहुत पीछे हैं, वरना हमारे भी ट्रेडिशनल आर्ट में कहते हैं ना कि जो हमारा म्यूजिक है ये हमारी उसी सोच के अभी तक नहीं बिल्कुल बिल्कुल. यानी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में फॉर एग्रेरियन सिविलाइजेशन, उसमें फ़र्क क्या हुआ कि वो रियलिटी वॉज नो लॉन्गर इमीडिएटली इमिनेंट इन फ्रंट ऑफ यू. जो चीज़ ज़ाहिर, अब द इफ़ेक्ट, द फिनोमिना
was a manifestation of the real. The reality itself was in the heavens. Or insan was the via media, the connector, the pontifex between heaven and earth. So, तमाम तर आर्ट, अच्छा इसमें एक सेंस ऑफ लॉस भी कि वो अभी तो हम उस जन्नत में मौजूद थे, अब वो दूर हो गया, हम इधर आ गए, तो क्या हुआ ये? सो द होल problem for man was how to regain that position, that vision, that state of being in the primordial. वो तो तमाम आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, ये सारी के सारे एक तरह से रोड मैप्स हैं which are helping, which are guidelines to make you first aware कि आप किधर हैं और असल आपका मुकाम किधर है, और फिर ये सारे religions or philosophies to come, but religions especially become the guidebooks, the road maps for how to return. Kind of a reminder. Reminders. Reminder to the real. So सारा का सारा art becomes a reflection of the divine reality. और इस लिहाज से the making of that art is a celebration of the divine reality. वो चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे पेंटिंग, आइकॉन्स, चाहे गज़ल ही हो, अब इस रोशनी में वो समझ आता है कि जो इसके हकीकी मजाजी में इसके हकीकी का जाहिर होना, ये गज़ल is a love poem for a human being. अगर you are always aware कि the real is embodied in God. ये वही बात कर रहे हैं. ये ट्रेडिशनल कल्चर से जब ट्रांजिशन होता है टू द इंडस्ट्रियल, इसमें सबसे बड़ा जो बुनियादी तब्दीली आती है वो नज़रियाती, कि वो असल हकीकत उधर नहीं है, इधर ही है सब कुछ. ये बेसिक ट्रांजिशन. तो जब यही असल हकीकत है, सो आप देखेंगे कि वो द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट फ्रॉम द हकीकत becomes to this haqiqat. Landscapes, still lives, atmosphere, light, perspective, ये सब आपको बता रहे हैं फिजिकल रियलिटी. उसको देखें, किधर देख रहे हैं आप, ऊपर चीज़ तो यहाँ. कई दफ़ा मौजू वही रहता है. देखिए जब हज़रत मरियम और हज़रत ईसा की ड्राइंग्स है पुरानी, तो वो फ्लैट है, वो आइकॉन्स हैं. रेनेसांस में वो 3D हो जाते हैं, उनमें इंसानी पन ज़्यादा नज़र आने लगता है. तो नेचुरलिज्म क्योंकि अब हम ज़मीन की नज़र से देख रहे हैं. The icon चीज़ तो वही है. is not realistic in the sense that this is not real. मरियम या हज़रत ईसा, This is showing you the real reality which is there. सारा का सारा आर्ट है वही जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके नज़दीक रियलिटी क्या है. मॉडर्न आर्ट में रेनेसांस के ज़माने से शुरू, तो वो नेचर, ह्यूमन सोसाइटी, ऑर्डिनरी, नॉट किंग्स हु आर सिंबलाइजिंग द डिवाइन, बट वर्कर्स, पोटैटो ईटर्स, ऑर्डिनरी पीपल, फार्मर्स, ऑर्डिनरी लैंडस्केप्स, ऑर्डिनरी थिंग्स, स्टिल लाइव्स, फ्रूट वगैरह. द प्ले ऑफ लाइट एंड स्पेस, ये फिजिकल चीज़ें. फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक ह्यूज क्वांटम चेंज होता है ना इन मॉडर्निज्म, वेयर इंडस्ट्री एक्चुअली बिगिंस टू डिलीवर द फ्रूट्स. तो इट इज़ एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. इतनी एक्साइटिंग वो दुनिया थी, एंड दैट excitement of this new possibilities that man with his machines and science can change the universe.
This becomes the subject of art, the modern movement. Picasso, Braque, यूरोप के अंदर modern movement in architecture, the modern movement in music. The whole of modernism is based on the idea that first, the primary reality is the physical, here, and knowledge of this reality can give you the power to change it. This is the basis of modern science and modern industry, and this is what modern art celebrates. किसी हद तक वो है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो भी है. एब्सोल्युटली कि इंसान एक नई कायनात, हमें याद है जब हम बच्चे होते थे तो उस वक्त नेशनल लिबरेशन और ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था. दिस वाज इन ब्रिटिश टाइम्स. तो वो गीत भी ऐसे होते थे, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर, और ये मजाज वगैरह, ग्रेट, हाँ, नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बनाएंगे, दूर हटो ए दुनिया वालों, things like that. The revolution that man, we will create a new world, a new man, a new order of everything starting from zero. We don't need anybody else to tell us what is an ideal form. So with our logic, rationality and science, we can control, dominate and change nature itself. लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि we are long past the modern age. इस वक्त हम किसी और दौर में. इस वक्त क्या हुआ? ये फिर बुनियादी तब्दीली आती है इंसान के नज़रिया हकीकत में. नज़रिया हकीकत तो है बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग, मगर जो स्किल और टेक्निक और जो फैज़ है वो बहुत कम लोगों के ज़रिए आगे जाता है. तो चलिए, मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत बहुत है कि हम इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके देखें. और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस जो हैं वो अलग करते जा रहे हैं, कंपार्टमेंट्स अलग करते जा रहे हैं. हायर स्टडीज़, एकेडमिया में आप कहते हैं आप नैरो डाउन करें अपना स्कोप, डिफाइन, डोंट कनेक्ट द डॉट्स. व्हेन यू कनेक्ट, विजुअल प्रॉब्लम्स पता है, उनको पता है कि हमें खाना बहुत पता है, ठीक नहीं है. हाँ. लेकिन क्यों ऐसा है, या मतलब क्यों उसका हल भी जो बताते हैं वो एक और नया कोई नया प्रॉब्लम है, नई मॉडर्निटी जो नई जो है वो होलिस्टिक तरीके से देखने पे पाबंदी है ना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्न थॉट में, कि अब आप ग्रैंड स्ट्रक्चर्स को नहीं पॉजिट नहीं कर सकते. सर मेरा ख्याल है कि मिनिमलाइज कर रहे हैं ना, मिनिमलिज्म की तरफ जाइए आप बिल्कुल हर चीज़ को. सो लेट्स लुक एट पोस्ट मॉडर्निज्म. मॉडर्निज्म से हम आगे आ गए. पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सबसे पहले तो सामने आता है इन फिलॉसफी, डीकंस्ट्रक्शन, डेरिडा, फूको वगैरह. ये क्या कह रहे हैं? देखिए, फॉर natural man, reality was an ever-present entity. For civilized man, reality was in the skies, man was down on the earth. For modern man, reality was not in the sky but in the earth itself. Post-modernist कहते हैं कि what reality? There is no such. There is no absolute reality. ये आइडिया कहाँ से आ गया? ये it's about 60 years old, and precisely ये जन्म लेता है with a bang, with two bangs. एक का नाम था हिरोशिमा, एक का नाम था नागासाकी. The two atomic bombs that were dropped on Japan.
इसने इंसान की कॉन्शियसनेस को हिला दिया सारी दुनिया में। ये क्या हुआ? डूम्सडे मशीन आ गई, द वेपन टू एंड ऑल वॉर, तरह तरह की। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। ये द पावर ऑफ द सन, सडनली इन अ फ्यू सेकेंड्स मिलियंस ऑफ पीपल वाइप्ड आउट होल सिटी। व्हाट ऑन अर्थ वाज दिस? सो लोगों ने कहा कि जी हमें तो नहीं पता, वो बाबे से पूछो, वो आइंस्टाइन बैठा कुछ कह रहा है, उसने को रिलेटिविटी की थियोरी दी थी तो उससे ये बम बना। वो क्या है? आइंस्टाइन साहब ने कहा कि साहब ये आपकी क्या समझ रहे हैं? न्यूटन साहब ने जो कहा, द होल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड साइंस is summed up by Newtonian physics, the laws of nature, absolute universal laws of motion. Einstein ने कहा कि time and space is not absolute and it's not universal but relative to the observer. वही चीज़ इस ऑब्जर्वर को एक नज़र आएगी, दूसरे ऑब्जर्वर मूविंग एट अ डिफरेंट स्पीड will see a different reality for him that is as real as this is real. So relativity suddenly rubbished the whole of Newtonian physics. And the shock hadn't quite been absorbed कि ऊपर से आ गए मिस्टर मैक्स प्लैंक, नील्स बोर with their quantum physics. Quantum physics? Quantum physics ने कहा कि आइंस्टाइन साहब आप क्या कह रहे हैं, टाइम और स्पेस रिलेटिव मान लिया, but we can't say what anything is. ये देखें जी, एक्सपेरिमेंटली हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पार्टिकल हम शूट कर रहे हैं, ये देखें, ये वेव है या पार्टिकल है? एक एक्सरसाइज में वो पार्टिकल मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। पार्टिकल का एक पैटर्न होता है, स्कैटर। वही गन, वही पार्टिकल नहीं, वो है चीज़ जो भी आप शूट कर रहे हैं, यू चेंज द स्लिट्स और एक की जगह दो रख दें, द सेम थिंग डिस्प्लेज अ वेव पैटर्न, वो स्पेक्ट्रम नज़र आता है। तो ये चीज़ क्या है? इज इट मैटर और एनर्जी? इज इट ए पार्टिकल और अ वेव? सो क्वांटम फिजिक्स सेज यू कैन नॉट से व्हाट anything is. So you cannot predict. As Newton said, the if stays in a state of motion or state of rest until or unless acted upon by another force. Quantum physics ने कहा कि जनाब, this entity, whatever it is, when acted upon this force, the result may be this, but not necessarily this. It could be that or this. Because look, this particle, वो एक दफ़ा फायर करते हैं, इधर होता है, एक दफ़ा उधर होता है, एक दफ़ा इधर होता है. You cannot predict. So this is the unpredictability principle, uncertainty principle. It's called the uncertainty principle in quantum mathematics. That you cannot predict. You can say it will, there's a range of probability. इस range में वो होगा, मगर यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, you cannot say precisely. बल्कि ना सिर्फ ये कि it may be here or there, it can be in two places at the same time. ये कैसे? So not only is nature, the reality, unknowable, it is unpredictable.
And indeed, there is a possible parallel reality, or a dual reality, or an alternate reality. तो फिर हम कैसे अपने काम कैसे चलाएंगे अगर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? ये क्या चक्कर है? So then they came up with quantum mathematics. And quantum mathematics is an amazing development in mathematics. So precise कि इतनी आज तक इंसान के पास वो टूल नहीं रहा है. Quantum mathematics is an amazing way, but it uses iota, I, which is the square root of an imaginary number, negative number. The square root of a negative number. Can you think of the square root of a negative number? थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स आपने स्कूल में पढ़ी हो तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट इज वन कॉन्सेप्ट इसेंशियल टू यूज टू व्हेन यू आर यूजिंग क्वांटम फिजिक्स. न सिर्फ ये, उन्होंने कहा कि साहब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 डायमेंशंस हुए, टाइम चौथा डायमेंशन हो गया. तो अगर 4 हैं डायमेंशन तो 5 भी हो सकते हैं, तो इन्फिनिट भी हो सकते हैं. तो फिर इट यूजेस n डायमेंशंस. इन्फिनिट और एनी पॉसिबल नंबर ऑफ डायमेंशंस, imaginary numbers, n dimensions, gives you amazingly accurate results. So, sir, how do you describe what this thing is? उन्होंने कहा देखें जी, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये यहाँ है या यहाँ है, मगर इस रेंज में है. ये लेफ्ट हैंड स्पिन है कि राइट हैंड स्पिन है, दोनों पॉसिबल हैं, बल्कि दोनों बैक वक्त भी हो सकते, सुपर इम्पोजिशन भी हो सकता है. आप भाई को बताएं. सो दिस फार्मूला सेज दिस इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज. इसको आप कम करते जाएं, मगर फिर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, कहाँ पे है, कितनी एनर्जी है, क्या स्पिन है, क्या मैग्नेटिक उसकी वो है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. वी कैन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी. इफ यू रिड्यूस द probability to say this is what it is, that thing ceases to be what it is. Exactly. This is mathematics, quantum mathematics में कहलाता है. This formula which uses negative numbers के square roots and n dimensions and ranges of probability, it describes reality in what they call state vector. We can't tell you what it is, but what is the state of this thing, which way is it going, how is it spinning, all these things describe, it's called state vector. Mathematically, if you reduce the probabilities to 1, that is, there is no other it is now specific, then they get what is called a state vector collapse. This is the mathematical term, that the state that whatever that state was, it is no more. So what a thing is, first of all, is not one, but many possibilities. Secondly, it depends on the observer. And then, of course, it is a different universe with n dimensions and imaginary numbers. So, ये जब चीज़ें सामने आए
तो नेचुरली सबसे पहले तो लोग फिलॉसफी के पास गए कि साहब ये तो बताएं, ये क्या, अभी तो हम आइंस्टाइन को नहीं समझ पाए, ये क्या चक्कर है। तो फिलॉसफर्स ने बैठ के बहुत गौर किया इस पे और कहा कि साहब हमें नहीं पता। ये मालूम हुआ है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड व्हाट इज रियल इज डिपेंड्स ऑन द subject, the observer. The reality for this person is real for him, that's real for him. So it is plural and parallel and alternate. अब आप देख रहे हैं कि these are the same jargon that we use in everyday language today. So there is no truth, so there is no right and wrong. जो इसके लिए सही है वो उसके लिए गलत है. So if there is no right and wrong, you cannot क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, prioritize या hierarchy. There is no hierarchy. All hierarchies are oppressive. White is not better than black. Male is not better than female. Beautiful is not better than ugly. Who says beautiful is what we should aspire to? Ugliness can be better than beauty for me. अब सारी चीज़ें समझ आती हैं. The whole of postmodernist culture, from the feminist movement, gay rights, and now it's animal rights, and who is to say, who is to dictate कि ये है कि वो है? And we're constantly talking about alternate realities and parallel realities. And so लैंग्वेज में भी डेरिडा कह रहा है कि डिफर्ड मीनिंग, कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो आप कभी नहीं, जो सर ने बात की बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन लग रहा है कि आप ये टेक्स्ट है वो तो भूल ही जाए, जो जिसने लिखने वाले का इंटेंशन था वो भी नहीं पता किसी को, आपका इनडेफिनिट मीनिंग कि इसके मतलब क्या है, पढ़ने वाले पे काफी उसमें जोर है. So that's the same thing. पढ़ने वाला can deconstruct and read between the lines, and meanings can unfold. There can be many. वो उनका ये भी है कि इसके पीछे कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसकी वजह से ये ऐसा है. तो उन्होंने कहा कि जो डिकंस्ट्रक्शन है इट्स अ मेथड ऑफ इंक्वायरी. आर्किटेक्चर में इसका एक बड़ा absurd मैनिफेस्टेशन हुई कि उन्होंने कहा मेथड कि भाई इसके पीछे ये पावर के स्ट्रक्चर है, जो भी आप उसको करो देना कि असल में ये इसका कहाँ से आ रहा है. तो उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है इसमें देखिए 90 डिग्रीज होते हैं हमेशा. ये 90 डिग्री एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो बाकी नॉर्मल है वो सप्रेस्ड रहेंगे. तो हम उनको आप निकालते हैं. आप देखो 80s में आइजनमैन वगैरह की जो बिल्डिंग्स है वो फिर टेढ़ी टूढ़ी. उन्होंने कहा कि इसकी हकीकत उन सब की डिनायल है, तो वो ज़्यादा रियल है. तो जैसे कहा कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बुरे की डिनायल अच्छाई है, तो अच्छाई की बुनियाद बुरापन है. पूरी दुनिया पर But it, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही है, the whole postmodernist can be. हम ये तो सिंपल दे रहे हैं कि एक चीज़ को एनालाइज करना without any preconceived hierarchy या good or bad, to discover reality, जो भी उसके पीछे जो भी हकीकत. Like darkness itself doesn't exist but the absence of light. तो ये पॉजिटिव तरीका है ना ये देखने तो का, positive वो है. इस तरह क्योंकि हमारे पास मॉरल जो चीज़ एक मेरे दिमाग में बार बार आ रही है वो यही आ रही है कि मॉरल अथॉरिटी से ग्रिप जो होती जा रही है, वो हर चीज़ है. मॉरल बेस ख़त्म हो गया ना. जब हकीकत ही कोई मुतलक नहीं रही तो सही और गलत की क्या तमीज़. बेसिकली सारा इसका वजूहात की जो शुरुआत है, इट्स द लैक ऑफ अ सेंटर. कोई सही है वो नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है इसमें.
विशुद्ध Center दिमाग नहीं है, when you don't have a center, when you don't have a divinity, anchor खत्म हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप उससे भी रिलेट करें जो दानिश के 4 या 3 लेक्चर्स हुए थे, जो नॉलेज की कहानी, एपिस्टेमोलॉजी की, सर्च फॉर सर्टेनिटी। तो ये बहुत लंबी वेस्ट में कहानी है यहाँ तक पहुँचने में, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और ये इस रिजल्ट तक जो है इसकी रीअफर्मेशन है व्हाट वाज इन द मॉडर्न में जो 500 साल पहले शुरू हुआ था। ये नई सोच बेसिकली इसको इस तरह से नहीं कह सकते, उसी के कंटिन्यूएशन, इसका एक एक्सट्रीम रिजल्ट कह सकते हैं। It's an inevitable result of that, but it is going into a literally quantum different leap. It's a different way of it is a different way of looking at things. हमारा टाइम क्यों क्या खत्म था, होने वाला 10 मिनट। So और कोई सवाल? नबील का चेहरा पे काफी सवालात नजर आ रहे हैं, बोल दो यार। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब दुनिया में जाऊंगा तो फिर मैं और देख के, यानी कि जो बात अभी सुनी होती है और जज्ब की होती है, फिर उसको परख के मुझे क्या समझ आई आप जरा बताएं। नहीं, अभी मुझे नहीं बताना। तो बताओ। नहीं। सर मेरे एक क्वेश्चन है जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जो हम बार बार ये जो टर्म यूज कर रहे हैं आर्ट की, हम कह रहे थे जो पुराने वक्तों में ट्रेडिशनल आर्ट ये था और आजकल का मॉडर्न आर्ट ये है या पोस्ट मॉडर्न आर्ट, तो ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना कि दिस थिंग इज आर्ट या ये साइंस है, ये इटसेल्फ एक मॉडर्न नोशन नहीं है। मतलब अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि पुराने ज़माने में प्रॉब्ली शायद मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री भी आर्ट ही था, क्योंकि वो भी एक वाहदानी हकीकत की अक्कासी करता था, या जो आर्ट था वो इटसेल्फ साइंस ही था। जी 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 जी, बिल्कुल सही सवाल है। देखें, आर्ट वाकई मॉडर्निज्म की ईजाद है। ये जो इस्तिलाह है आर्ट विद अ कैपिटल ए, द फाइन आर्ट्स, ये इसका कोई वजूद ही नहीं था। कोई नोबडी सेड आई एम एन आर्टिस्ट। जैसे कुमारस्वामी की बड़ी मशहूर कहानी, उसने कहा कि in a traditional society everybody was a special kind of artist. In modern society the artist is a special kind of person. Yani there was the art of shoemaking, the art of rug making, or the art of weaving, the art of cooking, the art of oratory, the art of building, but there was no art school. There was nobody who said भाई आप क्या करते हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा आर्टिस्ट हैं तो क्या बनाते हैं? मैं आर्ट बनाता हूँ। दिस आइडिया नेवर एग्जिस्टेड। आर्टिस्ट बैठे ये आर्ट बनाते हैं। सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन? देखिए, आर्ट ओरिजिनली जो माने थे वो, उसका अगर आप ताल्लुक देखें, आर्टिज़न, आर्टिक्राफ्ट, आर्टिफैक्ट, आर्टिफिशियल, यानी इसमें एक आइडिया है ऑफ थिंग्स मेड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, नॉट थिंग्स एज फाउंड इन नेचर। ठीक है? नहीं, जो कि नॉट रियलिटी एज फाउंड, but so making something or doing something is one aspect of art. लेकिन making and doing things, मसलन एक बिल्डिंग बनाना is not architecture. ये हम बातें कर रहे हैं, it's not poetry. हाथ हिला रहे हैं but it's not dance. So there is a difference between technique and artifice. एक तो एस्पेक्ट ये हुआ कि ह्यूमन एक्ट, डिलिबरेट एक्ट, लेकिन नॉट जस्ट एनी एक्ट, उसमें एक कॉन्सेप्ट है परफेक्शन का भी, ऑफ डूइंग इट वेल, डूइंग इट परफेक्टली। चाहे वो जूता बनाना हो, चाहे वो शायरी करना हो, उसमें एक परफेक्शन और एक्सेलेंस का एम्बेडेड आइडिया है। सो बट डूइंग समथिंग, मेकिंग समथिंग परफेक्ट requires the existence of an ideal paragon.
अगेंस्ट विच यू कैन से कि हाँ अब सही हुआ, कोई मायार, कोई क्राइटेरियन ऑफ perfection, that is the ideal form. Now the circle is mathematically a very beautiful, elegant form. A perfect circle you can describe mathematically, but you can never make it, because obviously if you, this is what? A point, nukta, but it isn't. Representation of a point. It's a representation of. Circle with zero radius. So everyone will say this is a circle, but it isn't. एक तो वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा है. And any case, it's a line which you can see. If you can see it, it's not a circle. This is a line, but it can't be a line if you can see it, because then it has a thickness. And mathematically, a line has only one dimension. So you can try and make a good line, a perfect line, but nearly perfect line, but you can never make the line. Yeah. You can say this is a circle, this is a circle, this is a circle, but none of these are the circle. The circle cannot exist in physical concept form. It's a concept, Yeah, an idea. abstract कह लें, idea कह लें, but it is an ideal form which can only appear, we can concretely उसके किसी imperfect form में आ सकते. So the imperfect form reflects it adequately. it reflects the perfection. So it is a representation. This is not a point. A point has location, no depth, length, no other dimension. This is a good representation of location. It has the attributes of location. But any location, now we're getting to quantum ideas, a point, a location is anywhere in this space. But the moment I say this location, it is no longer a location, because it's an area. Which location inside that? So any circle is possible, but the moment you draw a circle, it's not a circle. So the idea of trying to reflect and represent that ideal form is an aspect of art also. So traditionally, जैसे हम यहाँ कहते हैं कि आर्ट में जो क्वालिटीज़ होना चाहिए, जमाल, ब्यूटी, कमाल और जलाल. So जो कमाल वाला एस्पेक्ट है, that refers to perfection, and the perfection only exists as a metaphysical reality. It cannot exist as a physical reality. So art में ये आया. मॉडर्निज्म ने क्या किया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, lots of wealth financed by banks, so all they were interested in is efficiency, cost, mass production, performance. आर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी. भाई आप परफेक्ट जूता बना लेंगे तो क्या मुझे इसमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे? I mean, it doesn't translate into the bottom line. तो आर्टिस्ट किधर जाए? मैंने कहा आपको बहुत शौक है. You know what the Cartesian bifurcation, mind and matter, Quantity and क्वांटिटी, क्वालिटी. तो पहले तो वो आर्ट में दोनों चीज़ें शामिल थी. फंक्शनल कोई चीज़ बना रहे हैं और उसके अंदर वो आइडियल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हर चीज़ में. अब मॉडर्निज्म ने रियलिटी को
वो क्या बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, यही है मटेरियल रियलिटी। वो फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट ये कप भी फैक्ट्री में बनेगा, जूता भी फैक्ट्री में बनेगा। सो अब वो हिस्सास इंसान किधर जाए? तो उन्होंने कहा अच्छा आपको बड़ा शौक है, आपको एक अलग फील्ड दे देते हैं, आप आर्ट करें। फिर उसको भी बेचेंगे, वो भी क्या, फिर उसको भी बेचें। एज अ कमोडिटी। हाँ कमोडिटी हो जाएगी। अब वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने उठाया कि फिर डिफरेंस क्या है साइंस में, मैथमेटिक्स, आखिर ये भी तो रिप्रेजेंट करते हैं रियलिटी को, ये भी तो रिफ्लेक्ट करते हैं रियलिटी को। तो वो आर्ट और साइंस में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं जो हकीकत के मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुतालिक हैं और उनको स्टडी करते हैं और बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो एक डिस्कर्सिव सीक्वेंशियल तरीके से बयान करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम सेंटेंस को ग्रामर के हिसाब से ना कंस्ट्रक्ट करें तो इट विल बी नॉनसेंस। तो मैथमेटिक्स हैज़ टू कन एवरीथिंग। वो जब लीनियर डिस्कर्स में आती है चीज़ बयान में, तो वो एक चीज़ है। बट हाउ डू यू रिप्रेजेंट रियलिटी और रिफ्लेक्ट रियलिटी थ्रू साइंस और फिज़िक्स और केमिस्ट्री? अच्छा ये देखा, फिर ये एलिमेंट देखा, फिर वो एटम देखा, फिर ये देखा। यू कैन नेवर पॉसिबली डिस्क्राइब द यूनिवर्स। इट्स नॉट, आई मीन इट्स इन्फिनिट। क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सो यू कैनॉट से दिस इज द यूनिवर्स, बट आर्ट कैन. Art can say, this is the universe. Everything that exists within this line is separate from everything that does not exist. The whole existence is summed up by art. So, art has this power to represent and reflect, give an image of reality which is impossible through descriptive narration. In the sense it's non-discursive. It's non-discursive. यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ता, बस पूरी चीज़ The whole thing, it's holistic in that sense. इमेज या साउंड के जरिए आप तक पहुंच जाती है। वो क्या करता है आर्ट? It uses symbol, metaphor, simile, even image, signs. So ये चीज़ें हैं। पोएट्री में भी ये वैसे है कि गो के इट यूजेस डिस्कर्सिव लैंग्वेज, मगर जो इम्पैक्ट वो करती है ना, एक होलिस्टिक थॉट आप तक या एहसास पहुंचा देती है। वही एक शेर में आप एक पूरी कायनात जमा कर के जरिए या कुछ पोएटिक तरीकेकार से। So that is the difference between art and other fields of describing reality. साइंसेज में भी, बायोलॉजी में आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, आप फिजिक्स में आप जो स्नोफ्लेक्स हैं उसका स्ट्रक्चर देखें, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स आर्ट, आर्टिस्टिकली ही स्ट्रक्चर्ड है सारी चीज़ें। हम लोग इसको मेरा ख्याल है कि अलग अलग डिस्टिंग्विश कर देते हैं, लेकिन ये सारी मिलकर आर्ट को स्ट्रेंथ, आर्ट ही को प्रमोट कर रही है और उसको ही प्रोजेक्ट कर रही है। अगर उस तरह देखें तो अगर फिजिक्स का जॉब भी है ना, वो तो कहता है वो अंदर किस तरह बना हुआ है। वो फूल से भी में नहीं इंटरेस्ट, फूल तो आर्टिस्टिक है, वो उसको काट के जरा देखता है तो फिर फूल तो नहीं रह जाता। जैसे हम कलर को लेते हैं तो कलर का पिगमेंट हम लेते हैं और मिक्सिंग ऑफ कलर्स करते हैं, तो इट ऑल इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री, एस्थेटिक सेंस, फिजिक्स। देखिए जी, जो आप बात कह रही हैं इसको अगर मैं एक और तरह से बताऊं कि ट्रेडिशनली आर्ट, न सिर्फ आर्ट बल्कि साइंस भी, उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन था was to discover and show the reality which always existed.
मॉडर्न इंसान ने कहा कि जी वो तो कुछ है नहीं, तो फिर आर्टिस्ट क्या करे? आर्टिस्ट क्रिएट्स ब्यूटी. कोई ट्रेडिशनल आर्टिस्ट वुड नेवर डेयर टू क्लेम दैट ही इज अ क्रिएटर. अब हम डिफाइन ही करते हैं आर्ट क्या है जी? क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव इमेजिनेशन की पैदावार. द आर्टिस्ट इज अ क्रिएटिव पर्सन. दिस आइडिया was not possible before the modern age. और इसलिए creating and expressing himself, क्योंकि उसकी ये और भी ज़्यादा पोस्ट मॉडर्निज्म में कि अब न सिर्फ creating but the subject, even the artifact is the artist himself. उसकी personality है उसके ऐसा. सर अब टाइम का हमारा ठीक है जी. तो final comments. Thanks a lot, sir. I enjoyed your talk. You summed it up very well. अब मेहर लिख रही हैं. सर वो जॉन एलिया का एक शेर ज़हन में आ रहा है. उन्होंने लिखा था कि हम उड़े तो धड़म से ज़मीन पे आ गिरे. वाह. क्या हम ज़मीन की जानिब महरे परवाज़ थे? कुछ ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जो आज के उस पर फिट बैठता है. ये जो लॉस्ट स्टेट है ना, इस पे फिट बैठता है. Thanks for the lecture. It was very helpful in understanding the art landscape. Meher keh rahi hai, very enjoyable, and of course the talk has led to more questions in my mind, which is always a good sign. आप एक सवाल पूछ भी सकती हैं चाहें तो. So मेरा एक क्वेश्चन है. ये जो आपने बात की अभी पोस्ट मॉडर्निज्म की और ये क्वांटम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, और पहले भी हम इसको डिफरेंटली पढ़ चुके हैं लेक्चर्स से, तो डोंट यू थिंक कि ये ना सटल वे, ये जो सारा डिस्कोर्स जिस तरफ जा रहा है, ये एक्चुअली अपने आप को नलिफाई करके उसी कंक्लूजन की तरफ जा रहा है जो कि ट्रेडिशन से या रिलीजन से हम ड्रॉ करते हैं? कि जिस तरह हम कहते हैं देयर इज ओनली वन रियलिटी है, खुदा की ज़ात ही हकीकत है इस पूरी कायनात में, तो अल्टीमेटली ये डिस्कोर्स जो है एक एग्जांपल के तौर पे ये उसी तरफ ही जाएगा जिस तरह हम कहते हैं कि एक डिवाइन अथॉरिटी है, एक ऑर्डर ऑफ थिंग्स है. एक लिहाज से ऐसा मालूम होता है या कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म भी फिज़िकल हुदूद से आगे निकल गया. इट इज़ नाउ यू नो टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी नंबर्स, तो ये दिस इज़ समवेयर बियॉन्ड इवन प्योरली एज branch of science. It is dealing with subatomic realities. और यहाँ अब वो पूरे डाउट्स होने लगे हैं कि ये है भी कोई चीज़ कि नहीं, सिर्फ एनर्जी फील्ड्स हैं वगैरह वगैरह. It is going beyond the physical domain. If Newtonian science related to the physical domain, Einstein took it down to the atomic level and quantum has taken it to the subatomic level. So you might say कि जी ये तो फिर metaphysics में पहुंच गए. It is beyond physics, but in the opposite direction. Metaphysics takes you beyond physics in the upward direction. And this, whatever you like to call it, is taking us in beyond the physical in the downward direction. Free fall. It's like a free fall. It is. लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, reality क्या है? It is within you, in the observer. वो जो modern science थी, that looked outwards at the world. Spirituality looked inwards and up. Postmodernism. For the sake of going up. In order to go up, you have to go inward. Postmodernism takes us inward and then downwards into the depths of our own psyche. अंदर कोई जंक्शन खराब है, उधर मुड़ सकते. ये बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि अक्सर लोग ये बात कहते हैं क्योंकि उसमें ये एपिस्टेमोलॉजी या वर्ल्ड व्यू पहले से एम्बेडेड है कि फिजिक्स जो है ना वो हकीकत की तलाश में है तो वो अल्टीमेटली खुदा तक पहुंचेगी. पर ये भूल जाते हैं कि वो जिस हकीकत को स्टडी करी वो है ही मादी और खुदा तो मादी चीज़ नहीं है. तो बड़ा ये तीन तरह की इन्फिनिटीज़ हैं मैं समझता हूँ. एक
तो वो इन्फिनिटी ऑफ द मतलब स्पिरिचुअल रियलिटी, एक इन्फिनिटी है ऑफ द फिजिकल हॉरिजॉन्टल, उसमें भी आप चलते जाएं, जितने जाएंगे और नजर आएगा, वो इट कीप्स ऑन, इट कैन नेवर फिनिश. And then there is the infinity, which is a negative infinity. And negative infinity is as infinite as the positive infinity. We are now asked to go into ourselves, into our own psyche, which is a black hole. It's क्योंकि उसकी सच में हकीकत असल में तो नहीं है, उसकी सारी हकीकत रूह से आती है, वो ऊपर की थी. and a non-reality, but infinitely non-real. सेल्फ रियलाइजेशन की बजाय सेल्फ डिनायल तक जो है वो जा सकती है. सुसाइडल मतलब ऑलमोस्ट वो भी Actually produces suicide. वो Lack of एक्जिस्टेंशियलिज्म जो है जिस तरह वेरी मॉडर्न फिलॉसफी में जो है वो वेरी पर्पस ऑफ लाइफ जो है नेगेटिव हो जाता है. ये वाहिद साहब ने झांक से क्या great talk, and like most of the people pointed out, rare discourse of synthesis of philosophical, scientific, social, political and art regimes through ages and paradigms. Thanks. In a sense वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं. डॉक्टर वलीद अंसारी की भी जो टॉक ख़त्म हुई थी वो क्वांटम फिजिक्स पे ही हुई थी कि उधर उन्होंने मगर जिस चीज़ पे जोर ज़्यादा दिया था वो ये था कि इसमें महवर कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि कायनात में भी कॉन्शियसनेस है और हम में भी है, और ये अलग अलग अल्टीमेटली देयर इज अ मोर होलिस्टिक व्यू विच इज़ रिक्वायर्ड. वरना हमारी कॉन्शियसनेस से मैटर कैसे रिएक्ट कर रहा है एट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ इट्स रियलिटी. इन अ सेंस इट्स रियलिटी इज डिपेंडेंट ऑन आवर. उन्होंने उस नई बुक आई है वुल्फगैंग स्मिथ की, The Integral Cosmos, based on quantum physics and its philosophical implications. This whole project of modernity and post-modernity है probably. ये आप बिल्कुल it's one possibility. और उसके साइंस भी नज़र आते हैं कि जब इतनी absurd आप लिमिट्स तक crossing all absurdity limits, तो किसी को तो होश आएगा कि ये क्या है. And then you will, now you see the amazing thing is this, कि जो हायर रियलिटी है उसके बारे में शुरू दिन से आज तक जिनको पता है वो हमें बता रहे हैं, पर हम कहते हैं ये तो कहानियाँ हैं, ये इनका ओपिनियन है, ये खुद से बना ली. We just deny all of those consistent throughout human history accounts of what the real reality is. उसको particularly modern physics, modern science is in total denial. तो ये यहाँ तक के perception, after all ये सब in the end it's perception of reality क्या. तो पूरी जो modern science है वो इब्तिदा उसकी starting point ये होती है कि physical reality के अलावा कुछ नहीं. तो फिर ये ideas वगैरह क्या हैं, वो कहते हैं कि जी देखें हाँ ठीक है mind भी है और brain भी है. अच्छा तो फिर माइंड हो गया ना. नहीं 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 नहीं, माइंड इज ए कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द ब्रेन. हाँ, सो ये जो सारा कॉन्स्ट्रक्ट है वो, सो दिस अब जो देयर इज अ डिफरेंस दैट परफोर्स विद द एविडेंस माउंटिंग नाउ some small areas of modern science are beginning to say कि यार इसको भी देख लेते हैं. So they are now beginning to take seriously all the traditions, all the religions,
all the saints and ordinary people who have experienced this more real reality. So whether it will lead to anything, मगर ये definitely science के अंदर अब एक कम से कम वो उसको देखने की इजाज़त हो। ये एक आखिरी कमेंट करना चाह रही है मेहर कुछ देर से, प्लीज मेहर आप कर ले, फिर हम क्लास खत्म करेंगे हमारी। जी थैंक यू सर। आई डोंट नो कमेंट तो ऐसा नहीं है, बट यूजुअली व्हेन यू रीड समथिंग थॉट प्रोवोकिंग एंड इंसाइटफुल या इस तरह का कोई लेक्चर सुनते हैं, तो आई डोंट नो बाकियों का क्या कहते हैं, बट अब नाइस बेटर लाइफ पे ना आप रियलाइज करते हैं, ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं और मारे गए। तो बेसिकली क्या आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस ला सकते हैं, या एक्चुअली यू नो आई एम एन आर्टिस्ट लाइक यू सेड, बट उसके अंदर भी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई मीन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा मॉडर्न आर्ट ये है, करंट प्रैक्टिसेस ये हैं, थिंग्स डोंट मेक सेंस, वेयर डू आई फिट इन? तो I mean, where do you go from there? I mean, I don't have a background in tradition. I don't understand tradition in the traditional sense. I am not from that world. And to understand that from my own reality is also, it will never be indigenous understanding, तो नहीं वो हो सकेगी. So, मैं तो पली बड़ी ही एक certain environment और उसके अंदर हूँ, तो वो चीज़ तो नहीं जा सकती. But, I mean, बेसिकली अब मैं कंप्यूटर बंद करूंगी और फिर मैं जाऊंगी अच्छा जी स्टूडियो पे टेबल पे अपनी खोलूंगी, आर्ट मटेरियल्स खोलूंगी, उसके बाद मेरे से कुछ नहीं होगा. So I'm just wondering, how do you get out of it? What are the practical measures? Because at the end of the day, I am a maker and I am a doer and I understand my nature as that. I have to work with my hands, and no matter what I understand from my mind or my brain, वो फिर मैं I mean I have to take it out somehow manually. So I don't know if this is a relevant question or whatever, but since you are an artist and a practitioner and आपका ताल्लुक है चीज़ें बनाने से, तो I mean I'm wondering what your journey has been. बहुत वैलिड क्वेश्चन है हर प्रैक्टिशनर के लिए, और खुसूसन इन द फील्ड ऑफ द आर्ट्स एज एन आर्किटेक्ट, नो लॉन्गर एन आर्टिस्ट बट आर्किटेक्ट, we are confronted with these issues. बात यह है कि ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये कॉमन नॉलेज हर एक को पता है कि ये जो जर्नी हमारी है, ये एक तरफ तो बड़ी एक्साइटिंग और अमेजिंग लगती है कि ये अचीवमेंट्स और वो अचीवमेंट्स, लेकिन द फैक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट इट इज़ अ क्लियर मैनिफेस्टेशन of the end of this cycle of time. There is no coming back, there is no changing this. ये आइडिया खुद मॉडर्निज्म का हिस्सा है कि नहीं, if only we can understand the phenomena, we can change it. So अभी तक वो जज्बा इंसान के अंदर से नहीं जाता कि जी कुछ करें, कुछ तब्दीली लाएं, मैं क्या कर सकता. We have thought about this a lot in various forums. हम इस नतीजे पे आए हैं कि what is to be done even in these times. Free fall की आपने बात की. This is literally, we are not approaching the edge, we are over it. What do you do in free fall? Do you give up and do nothing कि अब तो कुछ नहीं फायदा करने का? हम इस नतीजे पे आए कि even in these times to do nothing is not an option. What do you do? Number one, discern between right and wrong. And then do what is right, not because you expect to change the world. Do what is right because it is the right thing to do. सर जो आपने बात की कि वो एक छोटा सा एक ट्रेंड दोबारा आ रहा है, तो मेरा ख्याल है वो भी उसी का हिस्सा है जो मसनवी के ट्रांसलेशन और उस तरफ थोड़ा सा आ रहा है, जैसे थ्रेशोल्ड सोसाइटी है, इस तरह के लोग मसनवी को पढ़ना चाह रहे हैं यूरोप में स्पेशली, और इस तरह की कंट्रीज में जहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह, और वो जो विलियम चिटिक है और कबीर नसीम है, हॉलीवुड में फिल्म बन रही है रूमी
लेकिन विदाउट इस्लाम अपने अपने ही अंदाज से ही सही, मगर वो उसको जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये कौन सी चीज़ है जो शायद इसके अंदर हमें एक सुकून का पहलू मिले। चलिए जी, अगर उम्मीद की कोई किरण नजर आती है तो क्या बहलाने को ख्याल अच्छा है। लेकिन कम से कम मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, ये तो लाजमी इंसान ही है ना, आखिर उसमें अकल भी है और वो सही और गलत की पहचान रखता है, लेकिन हम उस हिस्स को दबा रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं उभर आती है। वो यू कांट स्टॉप मैन फ्रॉम बीइंग एन इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट। उसको समझ आता है सही और गलत, ये सब चीजें हैं। लेकिन कोई भी फिनोमिना हमेशा के लिए नहीं होता। ये आइडिया, ये भी एक यूनिक इंसान के अंदर ही आइडिया है कि इंसान की फितरत और डेस्टिनी इज इनफिनिट ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन फॉरएवर। सारी कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है। Where we get this amazing idea from is height of hubris. I mean, only man could imagine that he will go on and become the master of the universe and then go on to create more universes. ऐसा नहीं होगा. There are only two moments when the rate of change in the course of any existent thing attains infinity. और ये जो हम बार बार दिखाते हैं exponential curve, mathematically it is a curve that is approaching infinity. ये सिर्फ 150 years का किस्सा बता रहे हैं। इंसान की तारीख million, now some people say 3 million years. This is not the normal state of man. It's 3 million years or even 1 million years of straight line and almost invisible fine hair which suddenly goes up like this. ये normal नहीं है. This is an aberration and an abnormality. The first infinite change is when anything comes into existence from nothing. वो तो हो गया. So what is this? Death is the door to infinity. सर फिर तो कुछ अरसे, कुछ 100 years के बाद में भी लोग ये कहें कि ट्रेडिशनली बायोलॉजिकल इंसान होते थे, तो अब तो हम क्लोन्स ही फिर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। और अब आप लोगों को याद होगा सोशल एप्लीकेशन का छोटा सा डिस्कशन है।